हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का ही एक छोटा सा सब टॉपिक जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। ये स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ओके, फिर हम उस स्टेरिक नंबर का इस्तेमाल करके किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, किस तरीके से उसकी ज्योमेट्री या उसका शेप बता सकते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में मैं इसको SN लिख रहा हूँ, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी टर्मिनल एटम हैं आपको वो काउंट करने हैं, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम, वो एक ही बात हो जाती है। सो नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, बस इतना सही फॉर्मूला है। और बस इतना सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम आराम से मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने इस फॉर्मूले को लगा के स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लिया तो आगे हमको क्या करना है वो हम देखते हैं। तो एक टेबल यहाँ पर दे रखा है, ज़रा एक बार उस टेबल पे नज़र डालते हैं। इस टेबल में आप देखोगे तो आपको स्टेरिक नंबर दे रखा है डिफरेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। उस स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन गिवन है और उस हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कॉलम में ज्योमेट्री दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो ज्योमेट्री दे रखी है ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, मतलब बिना किसी लोन पेयर के प्रेजेंस के जो वहां पर ज्योमेट्री आएगी वो यहां पर गिवन है। ठीक है, लोन पेयर की वजह से आने वाला डिस्टॉर्शन वगैरह यहां पर नहीं दे रखा हुआ है। तो यहां पर एक करके अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहले लिखा है कि स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ज्योमेट्री लीनियर होती है, राइट। 3 के लिए sp2 ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 के लिए sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 5 के लिए sp3d और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 के लिए sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, 7 के लिए sp3d3 ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये स्टेरिक नंबर क्या इंडिकेट करता है और इस स्टेरिक नंबर को फॉर्मूला लगा के कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमको अब देखना है। तो स्टेरिक नंबर एक्चुअली में बताता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो उस हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई होगी वहाँ पर। जैसे यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इस स्टेरिक नंबर 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई होगी। आप देख सकते हो उसके आगे एक s और एक p, 2 की इंटरमिक्सिंग हुई है। इसी तरीके से 3 में आप देखोगे तो 3 की इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए थी और sp2 में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है, एक s और 2 p, राइट। सिमिलरली 4 में भी आप देखोगे तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हैं, एक s 3 p। 5 में 5 मिक्स हैं, एक s 3 p एक d। 6 में भी इसी तरीके से 4 अपने पास हैं, एक s 3 p और 2 d के हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो स्टेरिक नंबर दे रखा हुआ है ना उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पर है अमोनिया का। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और अमोनिया का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन से पहले आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स गिवन है इनमें सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन देम। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 4-5 मॉलिक्यूल दे दिए और बोल देगा कि इनमें से कितनों में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमको ये लोन पेयर कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया के लिए ज़रा एक बार हम लोन पेयर कैलकुलेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब ये कैसे पता चला कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वो चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
ऑल्दो अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है तो नाइट्रोजन फैमिली का जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था वो होता था NH2NP3, राइट? क्या मैं बता रहा हूँ? NH2NP3, यानी आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो वही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पास, नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। उसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 हाइड्रोजन टर्मिनल एटम है, हर हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना है, तो टोटल 3 हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने होंगे? 3 बॉन्ड बनाने होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से शेयर्ड हो गए तो बचे कितने? 2, यानी एक लोन पेयर यहाँ पर बचा। लोन पेयर पता नहीं क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। उसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया है। तो अगर अब मैं स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं कि नंबर ऑफ टर्मिनल एटम सराउंडिंग दिस नाइट्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन एटम उसको सराउंड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन आफ्टर बॉन्डिंग वो कितना है? 1। इसका मतलब स्टेरिक नंबर होना चाहिए 3 + 1 यानी 4, और जहां स्टेरिक नंबर 4 हुआ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। उस टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या अब इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए? टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होती है, लेकिन अगर हम उसमें एक लोन पेयर रख दें तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप क्या आना चाहिए? पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहां पर अमोनिया का भी जो शेप होगा वो हो जाएगा पिरामिडल, राइट? पिरामिडल शेप हो जाएगा। अगर हम बनाना चाहें तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। 3 इस तरीके से आप नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दीजिए, और एक जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर रख दीजिए, तो ये पिरामिडल शेप बन गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर H2O का, जहाँ पे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्योंकि इसका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP4। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। हाइड्रोजन शेयर करता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन की टोटल शेयरिंग हो गई? शेयरिंग हो गई टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की। बचे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर इस केस में क्या आएगा? स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, जो कि है 2 हाइड्रोजन है, और 2 लोन पेयर इस पे और रहेंगे, ठीक है? तो टोटल ये जोड़ के आ गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है? तो शेप कैसा होना चाहिए? शेप होना चाहिए इसका बेंट, क्योंकि sp3 में ज्योमेट्री बन के आती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में अगर आप 2 लोन पेयर रखोगे तो शेप आ जाएगा बेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन बना रहा है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और उसके ऊपर 2 लोन पेयर इस तरीके से रखे रहेंगे। ये शेप है पेंट शेप्ड, ओके? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और वो दे रखा है यहाँ पर XeF4। अब XeF4 में सेंट्रल एटम है जेनॉन। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नोबल गैस है, ठीक है? तो 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें हम? टर्मिनल एटम है फ्लोरीन, और हर एक फ्लोरीन बनाता है एक बॉन्ड, तो 4 फ्लोरीन ले गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पर शेयरिंग के बाद सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है? 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके। तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? स्टेरिक नंबर आ रहा है यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यानी 6, और 6 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इससे जो ज्योमेट्री आनी चाहिए, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, वो आती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर रखना है क्या? जी हाँ, यहाँ पे 2 लोन पेयर रखना है। तो अगर मैं इसमें 2 लोन पेयर रख दूँ तो मुझे जो शेप यहाँ पर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 4 बॉन्ड पेयर तो रखे जाएंगे पूरे एक प्लेन में, और ऊपर के साइड एक लोन पेयर और नीचे के साइड एक लोन पेयर, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक शेप अराइज होगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप, ओके? स्क्वायर प्लेनर।
लोन पेयर की वजह से कोई डिस्टॉर्शन यहाँ नहीं आना है, क्योंकि ऊपर भी एक लोन पेयर है और जस्ट उसके नीचे भी एक लोन पेयर है। तो ऊपर वाला लोन पेयर अगर मान लीजिए सारे बॉन्ड पेयर को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो नीचे वाला भी तो वही करेगा। इसीलिए सारे जो जेनॉन और फ्लोरीन के बॉन्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, कोई डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो अगला एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दे रखा है XeO2F2 का। फिर से जेनॉन सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 निकाल दो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए शेयरिंग करनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 4 की। और फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए निकाल दो। तो 8 में से 6 चले गए, बचे 2, यानी सिर्फ एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, स्टेरिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा 4 टर्मिनल एटम यानी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 5 आ गया स्टेरिक नंबर, जिससे हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3d। और sp3d के लिए ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगल बाइपिरामिडल, बट अगर हम उसमें एक लोन पेयर रख दें तो एक लोन पेयर रखने के बाद वहाँ पर जो शेप निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए सी सॉ शेप। ठीक है, तो XeO2 का जो शेप बन के आता है वो सी सॉ शेप होता है। और तो यहाँ पर एक और सवाल अराइज होता है जो इसके बाद मैं कंसिडर करूँगा, वो सी सॉ शेप पहले लिख लेते हैं। वो सवाल क्या अराइज होता है कि हमने ये जो डबल बॉन्ड O है इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों रखा, फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे ही क्यों रखा। तो बात बस इतनी सी है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा एंगल पर रखना ठीक होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स को रखा गया इक्वेटोरियल पे जहाँ पर बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, और फ्लोरीन को रखा गया है एक्सियल पे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास I3+ है। अब यहाँ पर प्लस साइन आ गया है 5वें एग्जाम्पल में, देखो, और 6ठे एग्जाम्पल में माइनस साइन आ गया। तो जब ये प्लस साइन या माइनस साइन आ जाएगा तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एडेड। ओके, तो उसका हम यूज देखो कैसे करेंगे। पहले वाले केस में हमारे पास I3+ है, तीनों आयोडीन है, तो उससे कंफ्यूज हो जाने की जरूरत नहीं है। एक आयोडीन को सेंट्रल एटम बना दो, 2 आयोडीन को टर्मिनल एटम बना दो। ओके, सो यहाँ पर एक आयोडीन का जो एटम है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा, और 2 आयोडीन के जो एटम है वो हो जाएंगे टर्मिनल एटम। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको वहां से हटाना पड़ेगा। ओके, तो 7 में से मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 बचा। अब 2 आयोडीन टर्मिनल एटम है, आयोडीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, तो हर एक आयोडीन अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 आयोडीन कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो 2 और इससे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पर कितने का, 3 का, और बचा यहाँ पे 4 यानी 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, 2 टर्मिनल एटम है, 2 लोन पेयर हैं, यानी 4 आ गया स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब sp3 में 2 लोन पेयर रखोगे तो क्या बनेगा, बेंड शेप। इससे पहले भी तुमने बनाया हुआ है, तो वापस से वही शेप हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेप बन जाएगा बेंट। तो कुछ इस तरीके से I3+ बनता है, इस तरीके से I3+ को हम बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं I3-। तो जिस तरीके से पिछले वाले केस में आपने एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इस वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो 7 है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 8 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6 हो जाएंगे, यानी 3 लोन पेयर बचेंगे इसके पास। स्टेरिक नंबर देखें अगर हम, तो स्टेरिक नंबर 2 टर्मिनल एटम, 3 लोन पेयर, यानी 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, आराम से निकल जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री तो इसकी क्या होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में अगर तुम 3 लोन पेयर रख दोगे, है ना, तो वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन जो थी उस पर अगर आपने तीनों लोन पेयर ही रख दिया तो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है। ओके, तो शेप देखिए क्या बन के तैयार होगा, शेप बन के तैयार होगा लीनियर। इस तरीके से
आयोडीन्स को एक्सियल डायरेक्शन में रखो और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर्स। अब लोन पेयर तो उसकी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगा, उसका शेप डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन? बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स को जब हम देख रहे हैं तो एक लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे बनके तैयार हो गया है I3 माइनस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे CO3 2 माइनस आयन और ClF3 को। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल से ये वाला एग्जाम्पल कैसे अलग है? अगर हम ये देखें तो पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि I3 माइनस में नेगेटिव चार्ज तो था बट कोई ऑक्सीजन एटम नहीं प्रेजेंट था, जबकि इस बार क्या है, CO3 2 माइनस में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम भी है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना रहता है? ऐसे केसेस में हमको नेगेटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 2 ही ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से जिन ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 1 ऑक्सीजन ऐसा बचा जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन आया उन्होंने शेयरिंग करी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है उसने शेयरिंग करी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। लोन पेयर कितने बचे? एक भी नहीं। स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें तो कितना आ गया? 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एक भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकल के आएगा sp2, जिसकी वजह से शेप जो आना चाहिए वो शेप आना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। ये यहाँ पे शेप निकल के आता है। ओके, अगर हम इस शेप को बनाएं तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ना है, 2 ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना और ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनके तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ClF3 का है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, यानी उसको जरूरत पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन की। टोटल 3 क्लोरीन को जरूरत पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन की। तो मैं 3 यहाँ से निकाल दूं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं, यानी 2 लोन पेयर बच रहे हैं। ओके, तो स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर यानी 5 आ रहा है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। अब sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। बट क्योंकि हमको यहाँ पे 2 लोन पेयर भी रखना है तो जो शेप बन के तैयार होगा यहाँ पर वो होगा टी शेप। ठीक है, टी शेप्ड मॉलिक्यूल रहेगा और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से टी शेप बन के तैयार होगा। ओके, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, और जिस तरीके से पहले बात हुई थी कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल रीजन पे ही लिखना है, तो देख सकते हो कि हमने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखा है क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्टेरिक नंबर समझ सकते थे। आई होप आपको स्टेरिक नंबर के बारे में आइडिया लग गया हो। स्टेरिक नंबर की हेल्प से कैसे हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट किया, कैसे हमने शेप निकाले, इसके बारे में आपको पता चल गया हो। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।